नमस्कार। इस व्याख्यान में हम इंटरनेशनल ट्रेड इसका अध्ययन करेंगे। ट्रेड क्या होता है? वस्तुओं का एक्सचेंज, वस्तुओं का विनिमय, यानी वस्तुओं की खरीद बिक्री व्यापार कहलाता है। जिस स्थान पर ट्रेड किया जाता है उसको मार्केट कहते हैं। व्यापार के ट्रेड के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक खरीदार होता है, दूसरा विक्रेता होता है। विक्रेता वह है जो वस्तुओं को बेचता है, खरीदार वह है, कंज्यूमर वह है जो वस्तुओं को खरीदता है। जब हम वस्तुओं को दूसरे देश से मंगाते हैं या दूसरे स्थान से मंगाते हैं तो वो इंपोर्ट या आयात कहलाता है। जब वस्तुओं को दूसरे देश में भेजा जाता है तो वो निर्यात या एक्सपोर्ट कहलाता है। और जब किसी देश का इंपोर्ट अधिक हो और एक्सपोर्ट कम हो तो व्यापार जो है वो नेगेटिव कहलाता है। और जब किसी देश का निर्यात अधिक हो और आयात कम हो तो वो पॉजिटिव कहलाता है। और व्यापार जो है नॉर्मली तीन प्रकार का होता है: स्थानीय, इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय व्यापार वह है जो लोकल लेवल पर किया जाता है। जैसे गांव से किसी सब्जी किसान ने पास की मंडी में सब्जी को बेच दिया तो वो एक लोकल व्यापार है। ठीक है। जब एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करता है तो वो राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जैसे मान लो झारखंड से हरियाणा ने कोयला मंगा लिया तो ये एक प्रकार का अंतर्देशीय व्यापार है, एक ही देश के अंदर व्यापार है। इंटरनेशनल ट्रेड वो होता है जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है। जैसे जो भारत है ये दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ व्यापार करता है। और यदि हम व्यापार की दिशा के आधार पर बात करें तो व्यापार एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है। यानी जब हम केवल एक ही देश के साथ व्यापार करते तो एक पक्षीय है, या एक केवल यानी मान लो उसके साथ केवल हम या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या केवल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक पक्ष हो गया। जब हम किसी एक देश के साथ आयात और निर्यात दोनों ही कर रहे हैं तो वो द्विपक्षीय है। और जब एक देश बहुत सारे देशों के साथ आयात और निर्यात करता है तो वो मल्टी डायमेंशनल ट्रेड कहलाता है। और भारत का ट्रेड मल्टी डायमेंशनल ही है। फिर बात आती है कि कोई देश जो है वो स्थलीय व्यापार करता है या जलीय व्यापार करता है, यानी जल के माध्यम से करता है। तो भारत का जो अधिकांश व्यापार है वो जल के माध्यम से और एयर के माध्यम से किया जाता है। स्थल के माध्यम से हमारा व्यापार बहुत ही सीमित है। हालांकि भारत की जो स्थल सीमा वो 15,200 किलोमीटर लंबी है, लेकिन हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं या पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ वो कई सारे देशों के साथ संबंध हमारे मधुर नहीं है, इसलिए हमारा स्थलीय व्यापार सीमित है। तो आओ बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इंटरनेशनल ट्रेड इसमें जो अब क्या होता है कि कोई भी कंट्री अपने आप में उसमें सभी रिसोर्स नहीं होते हैं, इसलिए एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना पड़ता है और एक्सचेंज करना पड़ता है विभिन्न वस्तुओं को। और ये टर्म ऑफ वॉल्यूम में, कंजम्पशन में और डायरेक्शन के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा देश कितना व्यापार करता है, कितने वॉल्यूम में करता है, उसके व्यापार के दौरान उसकी वस्तुएं क्या क्या रहती हैं। हालांकि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड लेवल के ट्रेड में वो काफ़ी लो है, जो लगभग 1% के आसपास है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का व्यापार विश्व व्यापार का लगभग आज की डेट में 1% के आसपास है। यदि हम बात करें इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न की, तो वो पैटर्न लगातार चेंज होता रहता है ओवर द टाइम। इन 1950 एंड 51 इंडिया का जो एक्सटर्नल ट्रेड था वो लगभग 1214 करोड़ रुपीस का था, जो इस समय जो लगभग 44,29,762 करोड़ का है 2016-17 के अनुसार। तो ये डाटा आप इम्पोर्टेंट रखेंगे, दोनों को लिखिए कि भारत का व्यापार जो है कितना इंक्रीज हुआ है। लेकिन इतना इंक्रीज होने के बावजूद भी भारत का व्यापार जो है वर्ल्ड व्यापार का केवल 1% के आसपास है। अब यहाँ पर जो भारत का जो व्यापार है यदि हम उसकी बात करें तो इसमें ओवरसीज ट्रेड जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारी काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है। इसके कारण से हम जो भारत का लगभग अधिकांश ट्रेड हम शिपिंग रूट के माध्यम से करते हैं। और यदि हम बात करें हमारे फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशी व्यापार। विदेशों के साथ जो हमारा व्यापार होता है वो टाइम के साथ ओवर द ईयर चेंज होता चला जाता है और उसका जो
वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट मैंने आपको बताया था कि दूसरे देशों से वस्तुएं मंगाना इम्पोर्ट है, दूसरे देशों को वस्तुएं भेजना एक्सपोर्ट है। तो ये समय के साथ साथ चेंज होता रहा है। और यदि हम बात करें भारत के व्यापार की, तो द वॉल्यूम ऑफ द इम्पोर्ट कंटिन्यू टू बी द हायर देन द एक्सपोर्ट। तो भारत का जो आयात है वो हमेशा ऊंचा बना रहता है एक्सपोर्ट की तुलना में, इसलिए भारत का व्यापार संतुलन हमेशा नेगेटिव रहा है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। देन आता है चेंजिंग द पैटर्न ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। यदि हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें 2012-13 से 2016-17 के बीच, तो इसमें आप देखेंगे ये वाला जो डाटा है ये आपका एक्सपोर्ट के लिए डाटा शो करता है और ये इंपोर्ट के लिए शो कर रहा है। तो आप देखेंगे जो हमारा इंपोर्ट है वो लगातार ऊंचा बना रहा है 2015-16 में, हालांकि ये थोड़ा सा डाउन भी हुआ और जो अब कंटिन्यू लगभग पैरेलल है। यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 2012-13 की तुलना में 13-14 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 15-16 में फिर थोड़ा डाउन आया और 16-17 में ये थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा रहा है। तो आप इस डाटा को भी अध्ययन करके रखेंगे क्योंकि ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में ये डाटा आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप इनको आंकड़ों के रूप में देखें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे कि 2004-05 में या 9-10 में या 13-14 में और 16-17 में हमारा एक्सपोर्ट कितना था, इंपोर्ट कितना रहा और उसका ट्रेड बैलेंस क्या है। आप देखेंगे लगातार ये नेगेटिव में बना हुआ है। तो कुल मिला के हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो ऋणात्मक है। देन इसी प्रकार से आप बात करिए कि भारत किन किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है, वो कमोडिटीज़ कौन सी हैं। तो वो कमोडिटीज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर या अलाइड प्रोडक्ट। अलाइड प्रोडक्ट का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर से ही संबंधित हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा आयरन ऑर्स यानी एस्क हैं, मिनरल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं और अदर कमोडिटीज़ हैं। ये कहीं ना कहीं यदि हम इनके एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया थोड़ा बहुत इनका एक्सपोर्ट भी करता है, जिनकी जो वेरिएबल्स हैं वो इस प्रकार से हैं जो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंज हुए हैं। तो यदि हम ओवर द टाइम की बात करें तो भारत के जो एग्रीकल्चरल और अलाइड प्रोडक्ट हैं वो डिक्लाइन हुए हैं समय के साथ साथ। पेट्रोलियम जो है और क्रूड ऑयल है इनकी कमोडिटी इंक्रीज हुई है, तो ये आप लिखेंगे। और इसी प्रकार से जो हमारे जो और या मिनरल्स हैं या एस्क हैं या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं ये लगातार कांस्टेंट बने हुए हैं 2009-10 टू 2010-11 एंड 15-16 टू 16-17 में। और यदि हम ट्रेडिशनल आइटम्स की बात करें तो वो उनमें थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो भी थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, उनका एक्सपोर्ट पहले की तुलना में कम हुआ है, जैसे कॉफ़ी है, चीकू है, इसके आलदा ये थोड़े से कम हुए हैं। यस, इसमें आप एक बात और बता सकते हैं कि हालांकि हमारा जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पोत्पादन है, फ्रेश फ्रूट्स हैं या मेरियन प्रोडक्ट हैं यानी समुद्रों से मिलने वाले उत्पाद हैं और शुगर है, ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, इनमें इंक्रीमेंट हुआ है। और जो एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं उनमें डिक्लाइन हुआ है। तो ये आप बताएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें इंडिया के जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उसमें से लगभग 73.6% जो इंडिया का टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का रोल रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, खासकर जो हमारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें। इसके अलावा चाइना और जो अदर एशियन कंट्री हैं वो हमारे मेजर कॉम्पिटिटर हैं, जिनके साथ हमें काफ़ी कंपटीशन करना पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और जेम्स और ज्वेलरी यानी मोती और आभूषण, इनमें जो है भारत का फॉरेन ट्रेड में काफ़ी बड़ा शेयर है। तो ये आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन भी रहेगा। इसी प्रकार से यदि हम इंडिया के इंपोर्ट के जो चेंजेज हैं उनकी बात करें तो समय के साथ साथ इंडिया का जो इंपोर्ट है उसके वेरिएबल्स भी चेंज हुए हैं। जैसे जो इंडिया है उसमें पहले जब हम आज़ाद हुए
ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी मेजर प्रॉब्लम थी 1950s में एंड 60s में। समय के साथ साथ यहाँ पर एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ। 1966 और 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उससे हमारे यहाँ पर जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। उसके कारण से अब हमारा जो फूड ग्रेन है, कैपिटल ग्रेन गुड्स है, या मशीनरी है, या अदर इक्विपमेंट है, यानी बाकी के जो सामान है, उन सब में समय के साथ साथ थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। और यदि हम बात करें जो हमारा 1970s है, उसके बाद फूड ग्रेन का इंपोर्ट जो है वो डिसकंटिन्यू हुआ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से हमें काफ़ी जो फूड ग्रेन्स हैं या कीरल्स हैं, राइस है, जैसे राइस है, व्हीट है, इनका प्रोडक्शन भारत में बढ़ा, तो ये हमें पहले की बजाय अब कम मंगाने की ज़रूरत है। हालांकि बीच में कुछ एनर्जी क्राइसिस भी रही 1973 के आसपास, इसलिए हमें पेट्रोलियम को विदेशों से मंगाना पड़ा, जो कंटिन्यू अभी भी इंपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हमारे जो ज़्यादातर हम जो माल विदेशों से मंगवाते हैं, तो उसका अधिकांश हिस्सा आज भी पेट्रोलियम से संबंधित प्रोडक्ट ही हैं। ठीक है। और हालांकि सरकार अब इसमें जो इको एनर्जी है, यानी ग्रीन एनर्जी है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हम बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको इम्प्रूव करें। ठीक है। हालांकि समय के साथ साथ जो फूड ग्रेन है उसका इंपोर्ट कम हुआ और ये रिप्लेस हो गया फर्टिलाइज़र से। अब हम विदेशों से फर्टिलाइजर्स मंगा रहे हैं, पेट्रोलियम आज भी कंटिन्यू हम मंगा रहे हैं, मशीनें मंगा रहे हैं, इक्विपमेंट मंगा रहे हैं, विशेष प्रकार का स्टील मंगा रहे हैं, एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल, केमिकल्स, ये सब आज भी इंडिया की जो इंपोर्ट बास्केट है उसके हिस्से हैं, यानी भारत के जो इंपोर्ट किए जाने वाले वेरिएबल्स हैं उनका ये मुख्य पार्ट है। और यदि हम बात करें तो भारत में पिछले कुछ दशकों में पेट्रोलियम के इंपोर्ट में काफ़ी प्रोडक्ट्स इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये केवल एक फ्यूल के रूप में ही नहीं, बल्कि जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है उसके रूप में भी पेट्रोलियम का यूज किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। तो इस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ, तो उसके कारण से भी पेट्रोलियम की काफ़ी जो है डिमांड बनी हुई है, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट से कवर करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट के सामान हैं, तो उनको भी हम विदेशों से मंगाते रहे हैं। हालांकि समय के साथ साथ ऐसा भी हुआ है कि अब हम विदेशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो जो है, कभी ये साउथ कोरिया से हमने वैगन्स या कोच मंगाए थे, लेकिन आज हम खुद ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से मेट्रो कोचेज़ की सप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से समय के साथ साथ काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, बट अभी भी जो हमारा इंपोर्ट्स के गुड्स हैं उसमें फूड है या अलाइड प्रोडक्ट हैं, उनमें थोड़ा सा डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन हम एडिबल ऑयल आज भी विदेशों से मंगवाते हैं। इसी प्रकार से जो कीरल्स यानी मोती मंगाते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन हम विदेशों से मंगाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, इसके अलावा मेटलीफॉरस ऑर्स या मेटल स्क्रैप, इनको भी हम विदेशों से मंगाते हैं। नॉन फेरस मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ये आज भी हमारे जो इंपोर्ट ट्रेड है उसका हिस्सा रहे हैं। हम विदेशों से जैसे कच्चा हीरा मंगाते हैं और उसको एक आभूषण ज्वेलरी के रूप में बनाकर वापिस विदेशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि ये कमोडिटीज़ रही हैं जो समय के साथ साथ थोड़ी बहुत इनमें चेंजेस आते रहे हैं। तो ये आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में तैयार कर लेंगे। कुछ आप यहाँ इस टेबल से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे इंपोर्ट ट्रेड रहा है उसमें कौन सा वेरिएबल ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ आइटम आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, न्यूज़ प्रिंट्स हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो आइटम्स हैं वो विदेशों से हम यहाँ पर मंगाते रहे हैं। देन आता है डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। यदि हम ट्रेड की बात करें तो भारत में जो ज़्यादातर हम दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ ट्रेड करते हैं, और यदि इस आधार पर देखें तो
हम यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत के जो ट्रेड है, इंपोर्ट है, उसका किन देशों के साथ व्यापार हमारा होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे सबसे ज़्यादा एशियन, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इन सब देशों के साथ हमारा ट्रेड जो है हो रहा है। ठीक है। यदि हम बात करें इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड की, कि वो नेक्स्ट 5 ईयर में लगभग डबल होने की उसकी संभावना है। और इसी प्रकार से भारत में कुछ पॉलिसीज भी अपनाई गई जिनके कारण से इंटरनेशनल ट्रेड पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। जैसे एक है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, देन रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, यानी उसके द्वारा जब उदारीकरण किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया, ये बात है 1991 की। ठीक है, 1991 में ये सब न्यू जो पॉलिसीज़ हैं भारत में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी, उसके तहत ये सब अपनाया गया। इसके कारण से डी लाइसेंसिंग एक पद्धति है, यानी बहुत ज़्यादा लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज होती थी उनको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। चेंज फॉर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट पैटर्न, तो ये हमने बदल दिया कि जो प्रोसेस रहेगी प्रोडक्ट की, उनका पैटर्न हमने थोड़ा सा ईजी कर दिया, जिसके कारण से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो पहले की तुलना में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो ये सब आप इसमें बता सकते हैं। इसी प्रकार से जो फॉरेन ट्रेड है उसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत का अधिकांश व्यापार सी के द्वारा या एयर रूट के द्वारा होता है। ठीक है, तो भारत का ये कि आप 90 to 95% जो ट्रेड है वो शिप के माध्यम से यानी पोर्ट्स के माध्यम से या एयर रूट के माध्यम से होता है। बहुत ही थोड़ा पोर्शन जो है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का जो लैंड रूट के माध्यम से नेबरिंग कंट्रीज के साथ होता है। नेबरिंग कंट्रीज में भी नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। हालांकि हम पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड करते हैं। जैसे पाकिस्तान को भारत से कॉटन जाता है, पाकिस्तान से बहुत सारा सेंधा नमक भारत में आता है। जैसे आपने गदर ए लव स्टोरी फिल्म भी देखी होगी, उसमें भी इस प्रकार की बातें आपको सुनने में आ जाएंगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है सी पोर्ट। तो आपके चैप्टर का ये एक हिस्सा रहेगा जिसमें आपने जो पोर्ट्स हैं, हालांकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी इनको बताया था कि जो है सी पोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो सी पोर्ट वो स्थान होते हैं जहाँ पर जो सी रूट से आने वाले शिप हैं जो अब रुकते हैं और अपने माल को उतारते और चढ़ाते हैं, वहाँ पर ये एक्सचेंज किया जाता है माल का। तो सी रूट गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहलाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किसको गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, तो आप बताएंगे आंसर सी पोर्ट को। और भारत में लंबी कोस्ट लाइन है। भारत की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग मेन जो कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर है, और जो आइलैंड्स हैं उनके चारों ओर भारत की कोस्ट लाइन 1416.6 किलोमीटर है। तो राउंड फिगर में अगर हम कहें तो 7516.6 किलोमीटर लंबी भारत की कोस्ट लाइन है, यानी बिल्कुल इसको हम राउंड फिगर कर दें तो 7517 किलोमीटर भारत की कोस्ट लाइन है। और इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पर भारत में लगभग 12 जो है वो इम्पोर्टेंट मेजर पोर्ट्स हैं, और लगभग 184 से अधिक भारत में माइनर सी पोर्ट्स हैं जिनके द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड भारत में किया जाता रहा है। तो आज इनकी संख्या जो है माइनर पोर्ट्स की लगभग 200 है, तो ये आप इसमें बता देंगे। तो जैसे यहाँ से ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस आप ले लीजिए कि भारत में मेजर पोर्ट जो है वो 12 हैं और माइनर पोर्ट जो है वो लगभग 200 के आसपास हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा आप इसकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे कि समय के साथ साथ जो हमारा जो पोर्ट्स हैं वो किस प्रकार से डेवलप होते रहे हैं। यदि हम ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में अधिकांश जो पोर्ट थे
वो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोस्ट लाइन था, तो सबसे पहले मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनके आसपास का जो एरिया था उसमें ब्रिटिशर्स ने पोर्ट को डेवलप किया और वहीं पर उन्होंने जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं या रेलवे इंडस्ट्रीज़ हैं या जूट है या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है उसका विकास किया था। क्यों? क्योंकि उनको ये मालूम था कि जो हिंटरलैंड है, ये आपका एक अपना क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंटरलैंड क्या होता है, हिंदी भाषा में बोलते हैं पृष्ठ प्रदेश क्या होता है। तो किसी पोर्ट का प्रभाव का क्षेत्र उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाता है, कि जहाँ पर पोर्ट तक रॉ मटेरियल आता है और विदेशों से आने वाला माल पोर्ट के माध्यम से उस सारे एरिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इसको हिंटरलैंड कहते हैं। ये वास्तव में रेलवे के द्वारा, रोडवेज के द्वारा पोर्ट से जुड़ा हुआ एरिया होता है, यानी वहाँ की जो मार्केट है वो इसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये सब आप बताएंगे। और वहाँ पर आप कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने रेलवे का विकास पोर्ट के आसपास ही क्यों किया था, हिंटरलैंड के आसपास ही क्यों किया था, तो आप बताओगे कि ड्यू टू ट्रेड के कारण किया था। हालांकि भारत की कुछ जो पोर्ट्स हैं जो भारत में पहले हुआ करते थे बिफोर 1947, जो बाद में विदेश में चले गए, जैसे कराची भारत का एक पोर्ट होता था जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है अरेबियन सी में। इसी प्रकार से चिटगांव एक हमारा पोर्ट होता था जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान यानी जो प्रेजेंट बांग्लादेश है उसके हिस्से आ गया। तो इसके लिए फिर हमने बाद में जो कराची है उसके स्थान पर तो हमने कच्छ की खाड़ी में कांडला पोर्ट को डेवलप किया, और कोलकाता जो है वो उसको डेवलप किया बाद में जब बांग्लादेश के हिस्से में चिटगांव पोर्ट जो है चला गया। तो डायमंड हार्बर ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि डायमंड हार्बर कहाँ है, तो ये कोलकाता में है और हुगली नदी पर हमने इस पोर्ट को डेवलप किया। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो भारत का अधिकांश जो व्यापार है इंडियन जो पोर्ट हैं वो अधिकांश वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। तो अब देखते हैं भारत के जो प्रमुख पोर्ट्स हैं वे कौन से हैं। ये भी आप क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जो भारत के पोर्ट्स हैं वो कितना वॉल्यूम में ट्रेड का कार्गो को हैंडल करते हैं। तो पहले 20 मिलियन टन था 1951 में, जो आज जो है 837 मिलियन टन हो गया है 2016 के अनुसार। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख पोर्ट्स की, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और उनके हिंटरलैंड की। नंबर 1 है कांडला। कांडला जो है भारत का सबसे जो वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हैं उनमें से सबसे नॉर्थ में है, और ये गल्फ ऑफ कच्छ पर स्थित है गुजरात स्टेट के अंदर। और इसको डेवलप किया गया जब कराची पाकिस्तान के हिस्से चला गया, और इसका डेवलपमेंट का मेन कारण था मुंबई के जो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई, उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कि उसका भार कम हो जाए। तो इसके लिए हमने ये बनाया। इस यहाँ से किन किन वस्तुओं का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो इसमें पेट्रोलियम मेन भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है जामनगर में। इसी प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये फर्टिलाइजर्स को ट्रेड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऑफशोर टर्मिनल भी बनाया गया है जिसे वाडीनार कहा जाता है। तो ये इसमें बनाया गया ताकि कांडला के प्रेशर को थोड़ा सा कम किया जा सके, यानी उस पर कांडला पोर्ट से पहले कुछ माल को वाडीनार पर उतार दिया जाता है। और समय के साथ साथ थोड़ा सा जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास ये एरिया है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ जो डीमार्किंग की गई बाउंड्री की, तो उसके कारण से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी रही। हालांकि आजकल इस पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। ये भी आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कांडला पोर्ट का नाम अब क्या रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नाम जो है अब दीनदयाल पोर्ट कांडला रखा गया है। देन आता है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट पोर्ट है ऑफ द कंट्री, और ये एक नेचुरल हार्बर है, नेचुरल पोर्ट है। और ये
जो है मिडल ईस्ट कंट्रीज़, मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के साथ कनेक्टेड है, यानी उनके नज़दीक है। और ख़ासकर जब 1989 में 1989 से ये बननी शुरू हुई थी और 1869 में ये खुल गई थी, तो वो थी स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल के खुलने से मुंबई पोर्ट का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है, क्योंकि पहले हमें अफ्रीका का चक्कर लगाकर आशांतरिक मार्ग से यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रेड करना पड़ता था, जो थोड़ा सा अनसेफ भी रहता था, क्योंकि वहाँ पर जो चीखती चालीसा हवाएं हैं वो वहाँ पर आशांतरिक मार्ग के पास उनको केप ऑफ गुड होप, इसको हालांकि रूट को कहा जाता था, उनका चैलेंज भी स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन ये जो स्वेज रूट है ये काफ़ी अब सेफेस्ट भी है और शॉर्टेस्ट भी है, जिसके कारण से मुंबई पोर्ट का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में। यदि हम मुंबई पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 20 किलोमीटर लंबा है ये और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, और इस पर 54 बर्थ मीन्स जहाँ पर जहाज को, समुद्री जहाज को, शिप को खड़ा किया जाता है और उस पर माल उतारा और चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा टर्मिनल है। इसको जो हिंटरलैंड है, यानी जो मुंबई पोर्ट है, इसका पृष्ठ प्रदेश कहाँ तक है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी नॉर्थ इंडिया का तक इसका प्रभाव रहता है। ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, इनमें इसका विशेष प्रभाव रहता है। देन इसी के पास में एक नया पोर्ट बनाया गया है जिसको कहते हैं JNP, और कभी कभी इसको JNPT भी बोल देते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के तहत एक पोर्ट बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके नाम पर JNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नेहवा सेवा कहते हैं। तो ये एक प्रकार का सैटेलाइट पोर्ट है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैटेलाइट पोर्ट क्या होते हैं, तो किसी बड़े पोर्ट के पास में कोई छोटा पोर्ट बनाना सैटेलाइट पोर्ट यानी उप बंदरगाह कहलाता है, जिसके कारण बनाने का उद्देश्य एक ही था, मुंबई के प्रेशर को कम करना। तो ये भारत का सबसे बड़ा टर्मिनल पोर्ट भी है, कंटेनर पोर्ट है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ध्यान रखेंगे, यदि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट पूछा जाए, नेचुरल पूछा जाए तो मुंबई है, और यदि कंटेनर पोर्ट पूछा जाए तो मुंबई के पास में मुंबई के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया JNP यानी नेहवा सेवा, ये बंदरगाह सबसे बड़ा है, JNPT। देन आता है मारमा गांव जो गोवा में है, और ये ज्वारी नदी की एस्चुरी पर है। एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख वो स्थान होता है जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है और वो डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एक संकरा रास्ते के द्वारा वो समुद्र में अपना पानी छोड़ देती है। तो इस प्रकार से इस एस्चुरी पर ये पोर्ट बनाया गया है, ज्वारी नदी पर, ज्वारी नदी की एस्चुरी पर। ये ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो मारमा गांव पोर्ट है वो ज्वार किस नदी के किनारे पर स्थित है, ज्वारी नदी के किनारे पर स्थित है। या उल्टा पूछा जाएगा कि ज्वारी नदी की एस्चुरी पर कौन सा पोर्ट स्थित है, तो आप बताओगे मारमा गांव, गोवा में है ये। और ये एक नेचुरल हार्बर है और गोवा स्टेट के अंदर है, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये 1961 से ही आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है जापान को। गोवा में बहुत सारा आयरन ओर निकलता है, तो जिसको हम जापान को एक्सपोर्ट करते हैं। और कोंकण रेलवे जो इंजीनियरिंग का एक करिश्मा भी है, उसके बनाए जाने के कारण से इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है। यदि इसके हिंटरलैंड की बात करें तो गोवा, कर्नाटका, साउदर्न महाराष्ट्र, ये इसका हिंटरलैंड यानी पृष्ठ प्रदेश है। देन आता है न्यू मैंगलोर। तो न्यू मैंगलोर जो पोर्ट है ये कर्नाटका में लोकेटेड है, कर्नाटका स्टेट में, और ये भी आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। आपको याद होगा कि जैसे इंडिया है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ कुद्रेमुख है, यहाँ मैंगलुरु है, तो यहाँ पर एक पाइपलाइन हमने बिछाई है जिसके द्वारा हम सलरी के रूप में आयरन ओर को कुद्रेमुख से मारमागांव पोर्ट, मैंगलुरु पोर्ट तक भेजते हैं। इसके साथ साथ ये फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम, इन प्रोडक्ट्स को भी, और एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, इन सब का भी एक्सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैप को हम बाद में देख लेंगे, पहले एक बार टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये
इसके साथ साथ कॉफ़ी, क्योंकि कर्नाटका कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कॉफ़ी, और इसके अलावा चाय, वुड पल्प, यॉर्न, ग्रेनाइट, स्टोन, इसके अलावा मोलासिस, इन सब का एक्सपोर्ट भी ये करता है। इसके अलावा यदि हिंटरलैंड की बात करें तो इसका जो हिंटरलैंड प्रदेश है वो कर्नाटका है। कर्नाटका में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। देन आता है कोच्चि पोर्ट। तो कोच्चि केरल के अंदर है और इसको द क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। ये अपने आप में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और ये वेबनाद कयाल के किनारे पर स्थित है। वेबनाद कयाल के किनारे पर स्थित है। ये भी एक नेचुरल पोर्ट है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये स्वेज और कोलंबो रूट के सबसे नज़दीक स्थित है। और इसके यदि हिंटरलैंड की बात करें, यदि हम इसके हिंटरलैंड की बात करें तो इसका हिंटरलैंड यानी इसका पृष्ठ प्रदेश जो है वो केरला, साउथ कर्नाटका और साउथ वेस्ट तमिलनाडु है। ये तो थे सारे के सारे वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट, यानी कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसके अलावा मारमागांव, न्यू मैंगलोर और कोच्चि। तो ये वेस्टर्न कोस्ट यानी भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। एक बार आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। तो ये थे पोर्ट। यहाँ पर है कांडला, ये है कच्छ की खाड़ी, तो यहाँ पर कांडला पोर्ट है। इसके अलावा ये है मुंबई, यहाँ पर मुंबई पोर्ट है। इसके पास में यहीं पर JNP पोर्ट है यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको नेवा सेवा कहते हैं। यहाँ गोवा में मारमागांव है। यहाँ पर न्यू मैंगलुरु है कर्नाटका और केरला के लगभग बॉर्डर पे। और यहाँ पर वेबनाद कयाल, यहाँ पर वेबनाद कयाल है, इसके किनारे पर यहाँ पर कोच्चि पोर्ट है। तो ये सारे के सारे पोर्ट भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर हैं। तो इसलिए इनको अरेबियन सी के, यहाँ पर अरेबियन सी है उसके पोर्ट कहा जाता है, पश्चिमी तट के पोर्ट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्वी तट के पोर्ट जो बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं, जिसमें कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। फिर इसका वजन कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। यहाँ महानदी के डेल्टा के पास पाराद्वीप पोर्ट है। भारत का सबसे सेफेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में है। फिर यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक पोर्ट है चेन्नई के नाम से। और भारत का सबसे दक्षिण में पूर्वी तट का पोर्ट है तूतीकोरिन। तो अभी हम इनका अध्ययन करेंगे। आप इन सब पोर्ट्स को ध्यान रखेंगे, ये आपसे मैप पर भी पूछे जाने वाले हैं। तो बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों की, तो जिसमें सबसे पहला है कोलकाता। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और 128 किलोमीटर अंदर है नदी पर। ठीक है, इसलिए इसे रेवराइन पोर्ट भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, रेवराइन पोर्ट यानी नदी है पतन इसको कहा जाता है, क्योंकि ये समुंदर से 100, मान लो समुंदर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर नदी में 128 किलोमीटर अंदर है हुगली नदी के किनारे पर। और इसका एडवांटेज क्या है, तो कोलकाता जो है 1911 से पहले भारत की राजधानी रहा है ब्रिटिश काल के दौरान, तो इसको काफ़ी सिग्निफिकेंस उस दौरान से ही रहा है। देन आता है इसके हिंटरलैंड की बात। तो ये बहुत सारा वस्तुओं को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके आसपास के जो एरिया हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो इन सब एरिया में बहुत ज़्यादा जूट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आयरन और मैग्नीज, डोलोमाइट, तो ज़्यादातर जो छोटा नागपुर का प्लेटू पठार है एरिया है वो सब यहाँ पर ही है। यदि हम इसके कोलकाता के सैटेलाइट पोर्ट की बात करें तो उनमें सैटेलाइट पोर्ट में हल्दिया इसका प्रमुख सैटेलाइट पोर्ट है। ठीक है, तो ये आप इसमें बताएंगे। देन आता है कि इसकी एक प्रॉब्लम भी है, कोलकाता पोर्ट की एक मेजर प्रॉब्लम है जो आपसे पूछी जा सकती है, तो आप बताओगे मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हुगली नदी में रेनी सीजन में बारिश होती है तो सिल्ट बहुत ज़्यादा आता है और सिल्ट का जो जमाव है वहाँ पर हुगली नदी में होता है, जिसके कारण से जो बड़े शिप हैं वो इसमें नहीं आ पाते हैं, यानी बार बार सिल्ट को साफ करना पड़ता है। तो उस कारण से इस पोर्ट को पूरी प्रॉब्लम रहती है। यदि हम इसके हिंटरलैंड की एक बार पुनः बात करें तो हिंटरलैंड में कोलकाता का जो पोर्ट का हिंटरलैंड है वो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट, ओडिशा, ये सब महत्वपूर्ण
हिंटरलैंड के प्रदेश हैं। इसके अलावा ये पोर्ट जो है भारत के उन पड़ोसी देशों को भी सुविधा देता है जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होते हैं, तो वे कंट्री लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाते हैं जो किसी भी समुद्री तट को नहीं टच करते हैं, जो स्थल से रुद्ध होते हैं, स्थलबद्ध कंट्री होते हैं, जैसे नेपाल और भूटान। इनको भी कोलकाता पोर्ट ही सुविधा प्रोवाइड करता है। देन आता है हल्दिया। तो हल्दिया जो है वो हुगली नदी की डाउन स्ट्रीम पर है, 105 किलोमीटर कोलकाता से दूर स्थित है। और जो बड़े पोर्ट बंदर जो जहाज आते हैं कार्गो शिप, तो उनके बर्डन को ये हैंडल करता है ताकि कलकत्ता पोर्ट पर जो प्रेशर है उसको रिलीज किया जा सके। इसके द्वारा आयरन और कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, जूट प्रोडक्ट, कॉटन का धागा, इन सब को एक्सपोर्ट किया जाता है। देन आता है पाराद्वीप। पाराद्वीप जो पोर्ट है ये महानदी के डेल्टा के 100 किलोमीटर पूर्व में कटक के पास स्थित है, ओडिशा में। ठीक है, और ये बड़े वेसल्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया पोर्ट है। और इसका यदि हम बात करें हिंटरलैंड की, तो जो पाराद्वीप पोर्ट है ये सुविधा देता है ओडिशा को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को। तो ये सब इनके हिंटरलैंड यानी पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से मेनली जो एक्सपोर्ट किया जाता है तो वो है आयरन ओर। देन बात आती है विशाखापट्टनम पोर्ट की। तो विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, जो बे ऑफ बंगाल के पास स्थित है और एक प्रकार से लैंड लॉक्ड हार्बर है, यानी भारत का सबसे सेफेस्ट पोर्ट है। यहाँ पर एक रॉक है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन रॉक। तो ये डॉल्फिन रॉक के बैक साइड में स्थित है, तो जहाँ पर आसानी से जो है शिप पहुँच जाते हैं जो तूफानों से सुरक्षित रहते हैं। इसके द्वारा आयरन और पेट्रोलियम ये सब जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। और इसके हिंटरलैंड की बात करें तो विशाखापट्टनम का हिंटरलैंड प्रदेश यानी पृष्ठ प्रदेश है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देन आता है चेन्नई। चेन्नई भारत का सबसे पुराना पोर्ट है और ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह है। ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो बॉम्बे, और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है। ठीक है, जो 1859 से ही शिपिंग का कार्य कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत क्या होती है कि स्वालो वाटर यानी पानी इसके आसपास कम रहता है, तो कम गहरा है। ठीक है, इसके पृष्ठ प्रदेश की बात करें तो तमिलनाडु और पुदुचेरी इसके प्रमुख प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। देन आता है इन्नौर। इन्नौर एक नया पतन है जो चेन्नई के बर्डन को कम करने के लिए बनाया गया है। चेन्नई से 25 किलोमीटर नॉर्थ की ओर, चेन्नई से जो चेन्नई पोर्ट है उससे मान लो यहाँ पर ये चेन्नई है, तो यहाँ से 25 किलोमीटर इधर एन्नौर पोर्ट बनाया गया है इसके चेन्नई के प्रेशर को रिलीज करने के लिए। देन आता है तुतीकोरिन। तो तुतीकोरिन पोर्ट जो है वो भारत के बिल्कुल दक्षिण पूर्वी कोस्ट पर है और ये चेन्नई के प्रेशर को ही कम करने के लिए बनाया गया है। ये कई टाइप्स के कार्गो को हैंडल करता है। यहाँ से कोयला, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, यानी नमक, कोयला, खाद्य तेल, खाद्यान्न, चीनी, रसायन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और यदि हिंटरलैंड की बात करें तो इसका हिंटरलैंड जो है वो अधिकांश रूप से तमिलनाडु है और थोड़ा बहुत केरल का पार्ट भी आप इसमें कह सकते हैं। तो ये था भारत के प्रमुख पोर्ट्स। देन बात आती है एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जो प्रीसियस जो गुड्स होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। भारत में इस समय लगभग 25 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं जो जिनमें महत्वपूर्ण है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, गोवा में मारमागांव यानी पणजी में, और हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोच्चि, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और
कन्नूर। ये प्रमुख भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। तो इनका आप मैप भी देख सकते हैं, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे क्योंकि ये भी आपके पेपर में आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका चैप्टर। और इसके यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो जैसे MCQ की, तो यहाँ है दी ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज टर्म एज इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड हार्बर। देन आएगा विशाखापट्टनम। देन आता है मोस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड इज कैरीड बाई सी एंड एयर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित और पोर्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।